भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही थी, उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, जीडीसी, विभिन्न स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन सब में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं उन्हीं को संकलित किया गया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये नया वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय तथा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। असम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। इसके अलावा लाल नदी नाम से विश्व में कई नदियां फेमस हैं। मैक्सिको में भी एक नदी है जिसे लाल नदी कहते हैं। वियतनाम में भी एक नदी है। भारत में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को भी रेड रिवर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र तो सब जानते होंगे, लेकिन शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र को रेड रिवर भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक घटना है। और नीली पहाड़ियाँ एक नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वो आप सब जानते होंगे। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और एक ब्लू माउंटेन नाम से मिजोरम में भी पहाड़ी है। मिजोरम में भी ब्लू माउंटेन नाम से है। अगर ऐसे एग्जाम में आता है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है, तो मिजोरम उसका सही उत्तर होगा। लेकिन सम्मिलित रूप से लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से असम राज्य को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य भारत से किसे अलग करती है? तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी है चीन तथा ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो पाक जलडमरू मध्य भारत तथा श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। और ऑप्शन ए है इसका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान रेड क्लिफ्ट द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग होता है। और ऑप्शन सी है चीन। तो चीन और भारत मैकमोहन रेखा से अलग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य से अलग होती है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है? तो ये जीडीसी लेक्चरर 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है भुज तथा ऑप्शन डी है रांची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जबलपुर। जबलपुर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। जो दिए गए विकल्प हैं उसमें कर्क रेखा से सबसे नज़दीक जबलपुर है। और देखा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। त्रिपुरा तथा मिजोरम पूर्वोत्तर के दो राज्य हैं। अगर ऐसे एग्जाम में आता है कि पूर्वोत्तर के कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो त्रिपुरा तथा मिजोरम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट डैश दिया हुआ है बीच में, फिर में स्थित है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश तथा ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण में अगर देखें तो बंग तटीय मैदान आता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उत्कल तट होता है उड़ीसा में। और इन दोनों को उत्कल तट और बंग तटीय मैदान को सम्मिलित रूप से उत्तरी सरकार कह दिया जाता है। तथा उसके नीचे कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। और अगर पश्चिम तट को देखें तो कोंकण तट है। कोंकण तट दमन, गुजरात और महाराष्ट्र तथा गोवा में फैला हुआ है। दमन, गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा के थोड़े से भाग में फैला हुआ है। और उसके बाद उसके नीचे है कन्नड़ तट। कन्नड़ गोवा के जो बचे हुए भाग हैं
गोवा से लेके मंगलोर तक, मेनली कर्नाटक, मंगलोर कर्नाटक में है, तो मेनली कर्नाटक तक फैला हुआ है ये। मालाबार तट है, मालाबार तट जो कर्नाटक का थोड़ा भाग बसता है कर्नाटक और केरल के संपूर्ण भाग में, और तमिलनाडु का जो नीचे का कन्याकुमारी भाग थोड़ा लगता है तो वहां तक है। अगर एग्जाम में मालाबार तट आता है तो केरल ही उत्तर इसका होता है, क्योंकि संपूर्ण केरल में, पूरे केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, अभी बताया मैंने, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के तट तक है, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी आता है। तो चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है? तो उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार पूछा है, ये बेसिक सा है। अगर आप भारत के भूगोल की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो पहले पेज में आप इसे देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर, आप याद रखने के लिए 3214 कह सकते हैं, 3214 ऐसे याद करेंगे तो आसानी रहेगी। 3214 उत्तर दक्षिण विस्तार, तथा पूरब पश्चिम विस्तार जो है 2933, 2933 किलोमीटर, 2933 ऐसे याद रख सकते हैं, तो 2933 किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3214 और 2933। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि किसके किसके मध्य कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। तो ऑप्शन ए है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, ऑप्शन बी है शिवालिक एवं पीर पंजाल, तथा ऑप्शन सी है महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, तथा ऑप्शन डी है महान हिमालय एवं काराकोरम। तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर जबकि औसत चौड़ाई वो 25 किलोमीटर है। और बृहद हिमालय में ही एवरेस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। और कश्मीर घाटी तथा डल झील बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी में ही करेवा होता है, करेवा कश्मीर घाटी में काफ़ी फेमस है कि करेवा बृहद हिमालय में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? तो ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था। तो जो फ्रांसीसी वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर, उन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बंगलोर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है कोलकाता, तथा ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया था। और अगर नई दिल्ली को देखें, अब ये प्रश्न आया है तो नई दिल्ली का भी प्रश्न आ सकता है। तो नई दिल्ली जो न्यू दिल्ली है उसको एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन किया था। और जयपुर को विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था, जयपुर को विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। भुवनेश्वर का जो डिजाइन है वो डॉक्टर आटो कॉर्लिंग्स बर्गर ने डिजाइन किया था। और दुर्गापुर को जोसेफ एलन स्टेन और बेंजामिन पार्क द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये कुछ और भी शहर थे जिन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उदगमंडलम, जिसे हम ऊटी भी कहते हैं, उदगमंडलम में बसाव का जो पैटर्न है वो क्या है? उदगमंडलम में बसाव का पैटर्न किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए है निहारिका रूपी, ऑप्शन बी है वृत्तीय रूपी, ऑप्शन सी है सीढ़ीदार रूपी, या ऑप्शन डी है तारा रूपी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीढ़ीदार रूपी। अगर आप थोड़ा सा भी गेस करेंगे तो इसका उत्तर बता सकते थे बिना पढ़े भी, क्योंकि उदगमंडलम एक हिल स्टेशन है, वो ऊंचाई पर है, तो निश्चित रूप से उसे सीढ़ीदार ही बनाएंगे। जो पर्वतीय एरिया होते हैं वो सीढ़ीदार ही होते हैं, तो इसे सीढ़ीदार बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीढ़ीदार रूपी। उदगमंडलम के बसाव पैटर्न जो है वो सीढ़ीदार है।
और सीढ़ीदार प्रकीर्ण बस्तियों का विकास उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों एवं पगडंडियों के किनारे होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्र में इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रबारी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि रबारी क्या हो सकते हैं इनमें से। तो ऑप्शन ए है केरल के मछुआरे, ऑप्शन बी है गुजरात के खाना बदोश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु के खाना बदोश तथा ऑप्शन डी है राजस्थान के चरवाहे। तो रबारी क्या है इनमें से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रबारी गुजरात के खाना बदोश हैं। ये प्राचीन जाति है, रबारी एक प्राचीन जाति है जिनका मूल स्थान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हैं। गुजरात और मध्य राजस्थान में इन्हें रबारी कहते हैं। गुजरात और मध्य राजस्थान में इन्हें रबारी कहते हैं। तो इस तरह इसका उत्तर हो गया गुजरात के खाना बदोश। और इनके अन्य भी नाम है जैसे रैबारी, रबारा, देसाई, गोपालक, क्योंकि ये जानवरों को भी पालते हैं जिनमें गायों की प्रधानता होती है तो इन्हें गोपालक भी कह दिया जाता है, और हीरावंशी भी कहते हैं इन्हें। तो ये गुजरात के खाना बदोश हैं, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लखीमपुर खीरी में स्थित जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में जो दुधवा नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है हिरन, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है नीलगाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। बाघ के लिए प्रसिद्ध है दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह लगभग 818 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पर दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर भी है। जैसे यहाँ पे और भी बाघ के अलावा और भी जानवर रखे जाते हैं, जैसे तेंदुए बिल्ली, स्थल बियर, राइनोस, काले हिरन और दलदली हिरन, ये सब भी यहाँ पे रखे जाते हैं। और जो यहाँ पे संरक्षण जिसका होता है वो बाघ का संरक्षण होता है, तो मेनली ये बाघ के लिए फेमस है। और जो ऑप्शन बी है शेर के लिए, तो आप जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क, गुजरात का गिर नेशनल पार्क शेर के लिए, बब्बर शेरों के लिए फेमस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और उत्तर प्रदेश में जो अन्य पार्क हैं अगर उन्हें देखें तो एक चंद्रप्रभा अभयारण्य है जो चंदौली जिले में स्थित है, वो भी बहुत फेमस है, तो उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आज हम यही इस वीडियो को विराम देते हैं।